सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो इसको आपने ड्राइव करके देखना है। तो ड्राइव करने से पहले एक छोटी सी सिचुएशन समझ लेते हैं। तो देखो, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बस उसी का दूसरा फॉर्म करना है अलग टाइप से। फॉर मैनी पार्टिकल्स, एक साथ बड़े सारे पार्टिकल्स के लिए अभी करना है, ठीक है। पहले आप एक सिंगल पार्टिकल के लिए कर चुके हो, जो आप सेकेंड लॉ ऑफ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन में प्रूव करते थे। तो अगर आपको याद हो तो एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते थे। फिर बोलते थे कि अगर फोर्स जीरो एक्सटर्नल तो एम ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एम ए ज़ीरो है, उसमें एम तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो क्या ज़ीरो होगा, ए। अब ए की भी वैल्यू हमें पता होती है, वी माइनस यू बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो टी ज़ीरो हो गया, तो वी इज इक्वल टू यू बन गया। बस इसी को हमने फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सॉल्व करना है, किसी ऐसे सिस्टम के लिए, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। पहले हमने एक सिंगल पार्टिकल के लिए किया था, अब आपको वही सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, इसलिए ये बड़ा आसान सा था, इसलिए मैंने इसको लिख के नहीं दिखाया, ऐसे बता रहा हूँ आपको। तो देखो, सिचुएशन बड़ी आसान है। कंसीडर सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 m3 वगैरह वगैरह, और कहाँ पे रखे हैं वो, r1 r2 r3 से लेके rn तक, हैविंग वेलोसिटीज v1 v2 v3 vn। ये सब कुछ लिख दिया मैंने इकट्ठा ही एक ही बार में। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है किसी पे, ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या सिचुएशन बनने वाली है। तो अगर इन पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो r इज इक्वल टू, मान लो यहाँ से शुरू करते हैं हम, r इज इक्वल टू, ये तो हमें पता ही है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला ये होता है, ये बन गया। इसमें से ये वाले मास उठा के ना उधर साथ में ले गए इस तरफ। हमें पता है कि ये m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या होता है, टोटल मास, नेट मास ऑफ सिस्टम, ठीक है, जितने भी पार्टिकल है उन सबका टोटल मास। तो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया, इसको हटा के m लिख दिया, एम आर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, देखो हुआ क्या, पोजीशन थी, पोजीशन से वेलोसिटी बनानी है, तो देखो वेलोसिटी बन गई, डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये बन गया एम वी इज इक्वल टू एम वी एम वी एम वी एम वी, सब कुछ एम वी में ही आ गया, ठीक है। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगी फोर्स। क्यों बनेगी, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम में होता है, ठीक है। तो जैसे ही अगर दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे वी को, तो वी को डिफ्रेंशिएट करते ही ये क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी एक्सलरेशन विच इज फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन फुल सिस्टम। और इस तरफ भी वैसा ही दिखेगा, इस तरफ भी आपका v का a बन जाएगा। तो v का a बनाने के लिए उससे पहले हमने क्या किया, मतलब v डिफरेंशिएट अंदर लिख के हमने a नहीं लिखा उसको, क्योंकि हमें v को शो करना है, v कांस्टेंट है, तो हमने यहीं तक रोक दिया इसको, ठीक है। तो डी डी टी बाहर है, बट एक्चुअली में ये बन फोर्स ही गई है, तो इसका ध्यान रखना, ये फोर्स ही बन गई है। अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दी, यही एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी जो हमने ऊपर लिख दी हुई है। एक्सटर्नल फोर्स को जीरो करते ही क्या होगा, ये राइट साइड की सारी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। राइट साइड की सारी इक्वेशन जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट सारा जीरो के बराबर हो गया। अब किसी की डिफरेंशिएशन जीरो कब होती है, जब वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गई। तो देखो ये सेम वही किया हमने, जो हम सेकेंड लॉ ऑफ रियल लॉ ऑफ मोशन में डी पी बाई डी टी को करते थे। डी पी बाई डी टी में एफ को जीरो पुट करते थे, तो डी पी बाई डी टी में पी कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था ना, बस उसी टाइप का आ गया। तो ये मोमेंटम ही तो है, देखो ध्यान से, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, एम तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो फोर्स ना लगने पर, एक्सटर्नल फोर्स ना लगने पर वी भी कांस्टेंट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही करते थे हम। बस वही है। तो ये छोटी सी थी, इसलिए मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, तो कुछ खास करना नहीं है इसमें। तो ये थी आपकी सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगने पर उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट।